हेलो गाइस, दिस इज आनंद प्रजापत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपीएम बॉर्डर्स पे। तो पिछली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था और एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे और एग्जांपल आपके अलग से 1, 2, 3 और दिए हैं वो हम करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या काम आती है, इस एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड हम कैसे करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, आज 4 करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या लगानी पड़ेगी, एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एल्गोरिथम एक प्रकार से एक मेथड है, यानी कि एक विधि है जिसके थ्रू हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है उससे। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये एल्गोरिथम लगानी है और इसके थ्रू आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको दे रखा है 210 और 55, यानी कि आपको दो संख्याएं दे रखी है, एक तो है 210 और एक क्या है, 55 है। इससे लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ी थी। परिमेय बोल सकते हैं या परिमेय का, ठीक है। ये परिमेय क्या बोलते हैं, अगर आपके पास a और b दो धनात्मक संख्या है, अगर आपके पास a और b दो धनात्मक संख्या है तो आपके पास q और r दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार परिभाषित होंगी। किस प्रकार कि a इज इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r। ये अपनी क्या थी, यूक्लिड विभाजन परिमेय थी। ये क्या थी अपनी यूक्लिड विभाजन परिमेय थी कि a इज इक्वल टू bq प्लस r हो जाए। और r पे हमारे पास क्या थी, एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, r कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी b से बड़ा नहीं हो सकता और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस परिमेय को आपको क्या करना है, इस एल्गोरिथम में लगाना है, यानी बार बार आपको लगाना है। कब तक, जब तक कि आपके पास ये जो r है इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। अगर आपके पास r की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर आपके पास r की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस कंडीशन में जो आपका b होगा वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। अभी कैसे होने वाला है ये हम देखेंगे, किसके थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि आपके पास दो संख्या है, यानी आपके पास a की वैल्यू है और b की वैल्यू है। तो ये a और b इस प्रकार से परिभाषित हो सकते हैं कि हमारे पास q और r किस प्रकार से आ सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r। हम इनमें इनको पुट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम क्या बोलेंगे, 210 ग्रेटर देन है 55 से 210 बड़ा है। इन पर हम क्या लगाएंगे, पर यूक्लिड विभाजन परिमेय से। परिमेय हमने पढ़ रखी है पहले से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमें क्या करनी है, 210 और 55 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय लगानी है। परिमेय क्या होती है, a इक्वल टू bq प्लस r। एक इसमें हमारे पास क्या है, 210 है। 210 में अगर मैं 55 का डिवाइड दूं, 210 में 55 का डिवाइड दूं तो डिवाइड कितने बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। 5 3 15, 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा, 16। यहाँ आपके पास बचेगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 0 बचा, 0 में से यानी 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1 में से क्या 0, यानी कि 3 तो आपके पास आया क्यों, और ये क्या होता है आपके पास r। देखो जिसमें हम भाग देते हैं वो तो होता है a और ये क्या होता है, b होता है। जिसका हम भाग देते हैं वो क्या होता है, b होता है। और नीचे ये क्या हमारे पास r रिमाइंडर और ये क्या है, क्वोशिएंट भागफल। ठीक है, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 210 इज इक्वल टू, फिर हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, 55। अब हम 55 को किससे गुणा करके लिख सकते हैं, 55 को 3 से गुणा करके r को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। b को q से गुणा करके, ये अपना b है और ये अपना q है,
बी को क्यू से गुणा करके आर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी बी 55 इंटू क्यू कितना बना 3 प्लस आर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इस प्रोसेस को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमारी ये जो आर की वैल्यू है, हमारी ये जो आर की वैल्यू है क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। अगर आर की वैल्यू हमारी शून्य आ जाती है यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो बी की वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा। और ये क्या है, हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यानी इस एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या निकालते हैं, अच्छे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब फिर से इस एल्गोरिथम को आगे कैसे बढ़ाते हैं देखते हैं। स्टेप सेकंड में आप क्या करने वाले हो, स्टेप सेकंड में आप ये जो 55 और 45 है, यानी कि बी और आर है, इन दोनों पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करोगे। कैसे, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ आपका जो आर है वो क्या नहीं है, शून्य नहीं है, यहाँ आर नॉट इक्वल है किसके, 0 के। अगर आर आपका नॉट इक्वल 0 आता है तो इस प्रोसेस को आपको क्या करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। आगे कैसे बढ़ाते हो, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर से लगानी है, किस पे, 55 और 45 पे। अतः 55 हुआ 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब करना क्या, आपके पास फिर से ए की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, बी की, यानी कि आपको 55 में 45 का डिवाइड देना है। ठीक है, भाग देना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या देना है, भाग देना है। 20 में 45 का 1 बच जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 10। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे, a की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू, यानी कि 55 इज इक्वल टू क्या होगा, bq प्लस r। ये b होता है, ये q होता है और ये क्या होता है, r होता है। ठीक है, b को q से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 45 इंटू 1 प्लस 10। ठीक है, तो 45 से कम 45, 45 और 10 कितने होते हैं, 55 होते हैं, यानी 55 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो आपका r है वो 0 आ चुका है, नहीं आया, इसका मतलब हमें यही प्रोसेस फिर से दोहरानी होगी। क्या करना होगा हमें, स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे कि यहाँ भी अपना r जो है क्या नहीं है, 0 नहीं है, यहाँ भी r क्या है, नॉट इक्वल 0 है। इसलिए हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, किस पर, इस बार लगाएंगे हम 45 और 10 पर। किस पर, b और r पे लगाते हैं, किस पर, b और r पे। अतः 45 और 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी आपके पास a की वैल्यू फिर से आ गई और b की वैल्यू फिर से आ गई। आप क्या बोलोगे, 45 इज इक्वल टू, अब देखो डायरेक्ट समझते हैं कैसे होगा, b की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10 को लगभग इस सिस्टम कैसे गुणा करो कि इसके पास चली जाए, तो 10 होगा 40, रिमाइंडर में कितना बच गया, 5, तो प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब भी हम देखते हैं हमारा r है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। वैसे भी कर सकते हैं भाग देके, किसमें, 45 में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो हमारा भाग 4 बढ़ जाएगा, 10 होगा 40, इनसे क्या बच जाएगा 5। तो इसको ऐसे लिखते हैं 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 और रिमाइंडर को आगे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपना r क्या नहीं आया है, 0 नहीं आया है, सेंस अपना है वो 0 नहीं आया है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसी प्रोसेस को फिर से आपको रिपीट करना है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, फिर से b और r पे क्या लगानी है आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यहाँ भी क्या नहीं है, r आपका 0 नहीं है। अगर r 0 नहीं है तो आप क्या बोलोगे, 10 और 5 पर, 10 हुए, अतः 10 हुए 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, 10 और 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी आपके पास अब a की वैल्यू तो 10 है और b की कितनी है, 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है,
प्लस क्या आएगा 10 हो गया, 0 आएगा प्लस में। तो इस स्टेप में हमारा यहाँ आर की जगह क्या आ चुका है 0 आ चुका है, 0 आ चुका है। इसका मतलब ये जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। ये प्रोसेस हमने इतनी किस लिए की है एचसीएफ निकालने की है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है किस काम के लिए, किस काम आती है एचसीएफ निकालने के काम आती है। यानी कि हमारे पास ये जो दो संख्या है 210 और 55, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना होगा 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस प्रोसेस को यहाँ पे खत्म करोगे, इसलिए आप क्या लिखोगे एट दैट, आप यहाँ लिखोगे यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल आर शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा शेषफल आर क्या आ गया शून्य प्राप्त हो गया। इसलिए एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होती है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, इसलिए एचसीएफ आपका कितना होगा 5 होगा। तो ये थी अपनी क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम दो संख्याओं का क्या ज्ञात कर सकते हैं एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो हम 6 के 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं किस प्रकार से होंगे और कैसे ये यूक्लिड डिवीजन जो प्रमेय है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो काम करती है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, अब करते हैं जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आपको दो संख्या दी हुई मिलेंगी। आपको क्या क्या संख्या दी हुई है, एक तो आपको दी हुई 420 और एक आपके पास है 130। इन दोनों संख्याओं को आपको क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस मेथड से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, कैसे करोगे, जैसे हमने पिछले वाला सवाल किया था स्टेप फर्स्ट ठीक हो गया। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखने वाले हो कि हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो किन दोनों पे लगाने वाले हैं, ये जो दो संख्या हमारे पास है इन दोनों में हम क्या लगाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने वाले हैं। इनमें जो बड़ी संख्या वो 420 है और छोटी है वो क्या है 130। तो 420 ग्रेटर देन 130, इन पर क्या लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये प्रमेय क्या बोलते हैं, अगर आपके पास दो ए और बी है, ए और बी यानी कि दो धनात्मक संख्या आपके पास है तो उनको आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि 420 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, 130 इंटू, अब इस संख्या को लगभग ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे लगभग कितना आ जाए 420। तो 13 का भाड़ा बोलेंगे हम 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीय 39, 13 चौगुन 52। तो 52 हमारे पास क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, लगभग क्या 39 अपना काम करेगा। ठीक है, 13 तीय 39 कितना हो गया, आगे 0 हो रहा है 390। तो 420 और 390 के पीछे कितना गैप आ रहा है हमारा 10 और 20, 30 का गैप आ रहा है। तो 30 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये तो हो गया सीधा मेथड। अगर आप डिवाइड देखकर समझना चाहो तो आप क्या करोगे 420 में 130 का भाग दोगे, भाग जाएगा आपका 3 पर, ये आ गया 390। 13 तीय क्या होता है 39 होता है, 0 में से 0 0, 12 में से 9 यानी कि 3 में से 3 0, यानी आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 30। तो आप क्या करते हैं 420 इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो 130 इंटू 3 प्लस आर करते हो, 130 इंटू 3 प्लस आर। ठीक है, तो ट्राई करोगे इसको आप डायरेक्ट करने की, ताकि आपकी कैलकुलेशन हो क्या हो जाए थोड़ी फास्ट हो जाए। अब हमारे पास ये जो आर की वैल्यू क्या नहीं है, ये आर 0 नहीं आया है, इसका मतलब इस प्रोसेस को हमें आगे फिर से दोहराना होगा। हम क्या करेंगे स्टेप सेकंड में हम बोलेंगे कि हमारा आर है वो क्या नहीं है 0 नहीं है, आर हमारा क्या नहीं है 0 नहीं है। हम बोलेंगे यहां आर नॉट इक्वल 0 है, आर 0 नहीं, इसलिए इस प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना होगा, यानी फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी होगी। किन पर बी और आर से लगाते हैं, 130 और 30 पर लगाएंगे। 130 जो है 30 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये जो प्रमेय को अप्लाई करेंगे हम किन पर 130 और 30 पे। ठीक है, 130 और 30 पे हम अप्लाई करेंगे, यानी इस बार ए की वैल्यू हमारे पास ये और बी की वैल्यू हमारे पास है ये। तो जो बड़ी होती है वो पहले देखते हैं 130 इज इक्वल टू 30। अब 30 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करोगे 130 हो जाएगा। तो 4 3 12 होता है हमें पता है, यानी 120 हो जाएगा। 4 3 12 यानी ये कितना हो गया
120 हो गया। 120 और 130 के बीच का गैप कितना बचा? 10। तो 10 हमारा क्या आ गया यहाँ पे? रिमाइंडर आ गया। ऐसे नहीं समझ में आए तो आप भाग देकर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 का भाग दोगे 30 चौक कितना होता है? 120। यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा? 10। आप इसको कैसे लिखते हो? 30 × 40 और इस 10 को क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो, प्लस कर देते हो रिमाइंडर। ठीक है। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर जो आपका r है वो क्या नहीं है? 0 नहीं है। अगर आपका r 0 नहीं है तो यही स्टेप आप, यही प्रोसेस है वो आपको फिर से दोहरानी होगी। क्या करना होगा आपको? स्टेप खंड में आप लिखोगे कि आपका r जो है वो यहाँ भी क्या नहीं है, यहाँ भी r क्या नहीं है आपका? 0 नहीं है। इसलिए आप क्या बोलोगे? अतः आप b और r पे फिर से क्या लगाते हो? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हो। ठीक है। 30 और 10, 30 और 10 पर यूक्लिड विभाजन परमेय से, यानी इन दोनों में इस बार क्या करेंगे? हम परमेय का उपयोग करेंगे। किन किन पर? 30 और 10 पे। ठीक है। ये हो जाएगा 30 = 10 × 10 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करो कि कितना हो जाए? 30। फिर पता है हमें 3 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? 10 × 30, 30 हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या बचा है? 0 बचा है। यहाँ पे आपके r की जो वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। इसलिए यहाँ पर हमारी ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है? खत्म होती है। हम क्या लिखेंगे? यहाँ शेष पर क्या प्राप्त होता है? हमें 0 प्राप्त होता है। यहाँ शेष पर 0 प्राप्त होता है। जहां पर अपना शेष पर 0 प्राप्त हो जाता है वहां पर अपनी जो एल्गोरिथम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो मेथड है उसका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है? अक्षेप आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? अतः। अब अक्षेप होता है क्या? ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी हम क्या लिख देते हैं? ये 3 लिख देते हैं। 3 कभी भी अक्षेप नहीं होगा। जो b की वैल्यू होती है वो क्या होता है? अक्षेप होता है। यानी आपके पास अक्षेप है और जस्ट बराबर के आगे वाली जो संख्या है वो आपके पास क्या होगी? अक्षेप होगी। ठीक है। जस्ट बराबर वाली संख्या है वो क्या होगी? अक्षेप। बराबर के आगे वाली जो संख्या है वो अक्षेप होगी। फिर आप बोल सकते हो b की वैल्यू, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारे पास? a = b³ + r। यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू होगी और जो ये बराबर के पास वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? b होती है। और b अपना क्या होता है? अक्षेप होता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 75 और 243 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। इस बार आपके पास जो संख्या है वो क्या है? चेंज है। यही पर हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। आपके पास संख्या है, एक तो है 75, एक है 243। इनमें बड़ी कौन सी वाली है? 243 बड़ी है। तो इसकी तरफ हम क्या कर देंगे? मुंह खोल देंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? 243 बड़ी है तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया और 75। 243 और 75 पर आप क्या करने वाले हो? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने वाले हो। क्यों कर रहे हैं ये प्रयोग? क्योंकि हमें इन दोनों का क्या निकालना है? अक्षेप निकालना है। इसलिए हम इस प्रमेय का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। हाँ देखो, एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 243 = 75। 75 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करो कि आपके पास कितना जाए? 243। ठीक है। तो आप क्या देख लोगे? अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो आप भाग देके देख लेना। ठीक है। या फिर आप 7 के लगभग टेबल बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने में भाग जाएगा। जैसे 7 से 21 होता है, ये 24 है तो लगभग 3 पर जाएगा। 7 से 21 होता है। वापिस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 15, 7 से 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। तो 13 में से 5 गए, आपके पास क्या आएगा? 13 में से 5 गए, 3 ऊपर वाले गए तो 8 आएगा। ठीक है। यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 गए 1, आपके पास कितना बचा? 18। ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 75 × 3 प्लस ये रिमाइंडर, इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 75 × 3 प्लस क्या करते हैं मैंने? 18। अपना r यहाँ पे 0 आया क्या? नहीं आया। नहीं आया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। किस पे? 75 और 18 पर, b और r पर। फिर से हमें यही प्रमेय क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर फिर से अपना r0 आता है तो हम वहां पे स्टॉप कर देंगे, प्रोसेस वरना आगे रिपीट करते जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? यहाँ हमारा r0 नहीं है,
नहीं है, इसका मतलब हमें 75 और 18 पर 75 व 18 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी इन दोनों पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने वाले हैं। 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 18 इंटू, अब 18 किया तो आप क्या बदल सकते हो, या फिर 18 का इसमें क्या दे सकते हो, भाग दे सकते हो। 18 दूनी 36, 36 दूनी क्या होता है 72, यानी कि 4 पर अगर आप 18 का टेबल काउंट करते हो, 18 चौको कितना होता है 72 होता है, तो 72 कितना हो जाएगा, 72 और 3 75 होता है, 72 और 3 कितना होता है 75, यानी कि उस हिसाब से देख लो आप 75 में 18 का भाग दोगे 4 बन जाएगा, 18 चौको 72, बच कितने गए आपके पास 3, इन दोनों को तो गुणा करके लिखते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। देख लो 18 into 4 प्लस का प्लस 3 का 3। अब भी अपना जो आर है वो क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें फिर से क्या करनी पड़ेगी, अपनी जो प्रमेय है वो फिर से लगानी पड़ेगी, किस किस पर, 18 और 3 पर, 18 और 3 पे। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ भी अपना जो आर है वो क्या नहीं है, 0 नहीं, आर नॉट इक्वल क्या है 0 है, अतः 18 और 3 पर, किस पर 18 और 3 पर क्या लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। चलो लगाते हैं 18 और 3 पर, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की टेबल कितनी बार काउंट करोगे, लगभग 18 जाए या फिर इसकी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। 3 की टेबल हम काउंट करेंगे 6 से कितना होता है 18 होता है, फिक्स 18 आ गया, इसका मतलब आपके पास ऐड कितना करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप भाग दोगे 18 में कितना, तो 6 तेरी 18 कितना आया 0, ये क्या होगा आपके पास 3 इंटू 6 कितना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 क्या करते हैं ऐड, 3 इंटू 6 0 ऐड, यहाँ पर अपना क्या आ जाता है 0 आ जाता है, हम लास्ट में क्या लिखेंगे अंतर, या फिर क्या लिख देंगे यहाँ शेष पर 0 प्राप्त होता है, और जहां पर अपना शेष पर 0 प्राप्त हो जाता है वहां पर अपना एचसीएफ भी क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। अतः जो अपना एचसीएफ होगा वो कितना होगा, ये जो बी की वैल्यू होती है, मैंने बोला था बराबर के जस्ट आगे वाली जो वैल्यू होती है वही अपना क्या होता है एचसीएफ होता है, तो अपना एचसीएफ वो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये हमने किया था किस नंबर, फोर्थ का थर्ड। अब करने वाले हैं फोर्थ का फोर्थ, तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। हाँ, तो फोर्थ में हमारे पास जो संख्या है वो है 135 और 225, यही है, ठीक है 135 और 225। आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाकर आपको इन दोनों का क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि इनमें 225 है वो बड़ी है किससे, 135 से, तो जो बड़ी होती है उसे हम ये बोलते हैं 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 इंटू, अब देखो 135 हमें पता है 13 दूनी 26 होता है, यहाँ पे 22 है तो आगे एक बढ़ जाएगा, प्लस बचेगा कितना वो देखना है, पहली संख्या में पहली संख्या घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाता नहीं है, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 1 गया, इसने इसको घटा दी, यहाँ पे 1 ही बचा, 1 में से 1 गया, या फिर 225 में से यहाँ पे घटा लेते हैं हम 135, क्या बचा हमारे पास 0, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचा 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपके पास बचेंगे 90 जो कि हमने ऐड कर दिए। तो आप देखो कि यहाँ पे आपके पास आर का मान क्या नहीं है 0 नहीं है, इसीलिए आपको ये प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी। सेकंड चरण में या फिर सेकंड स्टेप में आप बोलोगे यहाँ आपके पास आर 0 नहीं है, इसका मतलब आपको 135 और 90 पर 135 और 90 पर फिर से इस जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। 135 इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या आपके पास 135, तो बड़ी होती है वो क्या होती है ये होती है, हमें पता है 90 को 2 से गुणा करेंगे तो बड़ी हो जाएगी संख्या, तो 90 एकम 90, अब 90 में आप लगभग ऐसी संख्या ऐड करोगे क्या आ जाए आपके पास 135, तो 45 नंबर होता है, सॉरी 135 में से आप 90 माइनस कर लो, आपके पास बचेगा 5, 13 में से 9 गए 4, 45 बचेगा आपके पास, ठीक है। वो क्या करते हैं ऐड, या फिर आप उस मेथड से भी समझ सकते हो कि 135 में आपको भाग देना है 90 का, 1 बढ़ जाएगा 90 1 90, यहाँ पे 5 आएगा, 13 में से 9 गए कितने 4, इन दोनों को गुणा करना होता है और 45 को ऐड करना होता है, तो 90 इंटू 1 गुणा कर दिया इन दोनों को और 45 को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। यहाँ पर भी अपना आर क्या नहीं है 0 नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ आर 0 नहीं है, अतः इन दोनों पे क्या लगाएंगे हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे।
90 और 45 का, 90 और 45 को क्या बोलेंगे यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय से। कैसे लगाएंगे? 90 बड़ी संख्या तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 45 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करो कि लगभग इतना आ जाए या फिर इतना ही आ जाए, ठीक है। तो 45 गुणित कितना होता है 90 होता है, 90 आ गया तो इसका मतलब आपको ऐड क्या करना पड़ेगा 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इसका मतलब बराबर से जस्ट जो आगे वाली संख्या है वो आपका क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास HCF क्या है 45 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अपना शेषफल क्या प्राप्त हो गया, हमें शून्य प्राप्त हो गया। हम क्या बोलेंगे हमारा HCF क्या होगा, ये तो बराबर के आगे वाली संख्या क्या है 45, HCF क्या हो गया हमारा 45 हो गया। ये था अपने क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ का फोर्थ। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां। हाँ तो फोर्थ क्वेश्चन का अपने पास जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है 196 38 220। ये तो आपके पास संख्या दी है, इनका आपको क्या करना है HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके पास बड़ी संख्या क्या है 38 220, बड़ी है किससे 196 से। इन दोनों पे आप क्या लगाओगे यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय लगाओगे। आप क्या बोलोगे a इज इक्वल टू यानी कि 38 220 इज इक्वल टू 196 इंटू 196 को आपको ऐसी संख्या से गुणा करना होगा कि लगभग कितना आ जाए इतना आ जाए। तो इसका कैसे पता चलेगा, आपको भाग देकर देखना पड़ेगा। तो 38 220 में हम भाग देते हैं किसका 196 का, ठीक है। तो यहाँ पर भाग जाएगा 196 एकम 196, क्योंकि दो पर वाले 200 200 400 ज्यादा हो जाते हैं, ये लगभग 200 तो है, 4 ही तो कम है 200 से, ये ज्यादा हो जाएगा, भाग जाएगा एक पर 196 आ गया, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर बचे 7, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर आपके पास बचेगा 1, इसको ले लिया 2 में से 1 लिया 1, आगे से आप क्या उतारोगे 2। अगर हम इसको 10 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता है 1960, यानी 1960 इससे ज्यादा हो जाएगा, ये तो 1860 आ सके। तो हम क्या करेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा भाग लगभग कितनी बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा। 9 में से करो 9 से 54, 9 ने 81, 81 और 5 है 86, 86 में हमारे हासिल हो जाएंगे 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है 17 होता है, 9 और 8 17। अब देखो 12 में से 4 गए अपने पास कितने, 2 में से 4 आता नहीं, इधर से लेगा 12 में से 4 गए अपने पास कितने बचेंगे 8 बचेंगे। यहाँ पर बचा 5, इधर से लेगा 15, 15 में से 6 गए 15 में से 6 गए 9 98, ठीक है। यहाँ पे 7, 7 में से 7 गए 0, आगे से क्या उतारेंगे हम 0। 980 आ रहा है, 980 यानी कि 19 पंजो 95, लगभग 5 पर जा सकता है, ठीक है। 5 पर नहीं जाएगा तो हम देख लेंगे 6 पर देख लेंगे, पहले 5 पर देख देखते हैं। 6 पर कितना होता है 30 होता है, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। तो ये पूरा पूरा चला गया अपना पहली स्टेप में अपना तो भागा पूरा पूरा चला गया। हम क्या लिखेंगे 196 इंटू 195, 196 इंटू 195 और ऐड क्या कर देंगे आगे 0 को ऐड कर देंगे। तो पहली स्टेप में हमारे पास क्या गया 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे ये नीचे वाली स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या प्राप्त हो गया शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे HCF क्या होगा, इसलिए HCF इज इक्वल टू जस्ट बराबर के आगे वाली संख्या क्या होती है HCF, तो आपके पास HCF क्या होगा 196 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा हुआ है, एग्जाम 2000 RPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। कैसे पूछ सकता है ध्यान रखना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा रेज कर देता हूं इसको। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है, उसमें हमें किस संख्या दे रखी है 867 और 255, ठीक है। इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है, वो भी यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय से। हम क्या बोलेंगे 867 वो बड़ी है किससे 255 से, और इन दोनों में हम क्या लगाने वाले हैं यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय लगाने वाले हैं। ये प्रमेय क्या बोलती है कि a इज इक्वल टू क्या होता है q प्लस r, a की वैल्यू ये 867 255 इनटू
अब इसको लगभग ऐसी संख्या से गुणा करोगे लगभग कितना जाए 867। आपको डायरेक्ट पता ना चले तो आप क्या बोलोगे 867 में भाग दे दो किसका 225 का। 867 में किसका भाग दे दो 225 का, तो ये कितना होगा 225 नहीं है ये 255 है। 867 में भाग दे दो किसका 255 का। अब भाग दोगे तो 250 मान के चलो तो 3 पर जाएगा, 250 दिया 750 होता है, ठीक है। लगभग 3 पर अपना क्या चला जाएगा भाग। 5 3 कितना होता है 15, फिर से 5 3 15 और 1 8 16, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। यहाँ पे आपके पास आने वाला है 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, 102 आया आपके पास, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इन दोनों को तो गुणा कर दो और 102 को क्या कर दो ऐड कर दो। तो 255 इंटू 3 प्लस 102 को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारा जो r है वो क्या नहीं आया, यहाँ पे 0 नहीं आया। r हमारा जब 0 नहीं आता a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r होता है, जो ये प्लस में होता है ये क्या होता है r होता है। r हमारे यहाँ पे 0 नहीं, शेष बताइए, ठीक है। शेष पर 0 नहीं, इसका मतलब हमें b और r पर फिर से क्या लगानी होगी युगल विभाजन परिमेय लगानी होगी। तो 255 और 102 पर हम फिर से क्या लगाएंगे युगल विभाजन परिमेय लगाएंगे। 255 इसमें बड़ा है, हम बोलेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 102 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करोगे कितना आ जाएगा। तो 102 ये 100 मान लीजिए 100 100 200 मतलब 2 से प्लस 102 और 102 क्या कितना हो गया 104 हो गया, 204 हो गया, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 204 हो गया। तो आपके पास 204 इसमें से 204 माइनस करेंगे 55 में से 4 करेंगे 51, कितना हो जाएगा आपके पास 51। इससे नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे 255 में भाग देना आपको किसका 102 का। तो 102 का भाग जाएगा इसमें 2 पर 204, 102 में 204 आता है। अब आप क्या करोगे 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे 5 का 5, तो इनको तो गुणा करके लिखते हैं, ये ऐड कर देते हैं 102 इंटू 2, ये 51 मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब भी जो अपना r है वो क्या नहीं आया 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें फिर से क्या लगानी होगी युगल विभाजन परिमेय लगानी होगी। किस किस पर b और r पे, यानी 102 और 51 पर। हम क्या बोलेंगे यहाँ भी अपना r क्या नहीं है 0 नहीं है, इसका मतलब हमें 102 और 51 पर फिर से क्या लगानी होगी युगल विभाजन परिमेय लगानी होगी। तो 102 और 51 में युगल विभाजन परिमेय लगाने क्या होता है 102 इज इक्वल टू 51 को ऐसी संख्या से गुणा करोगे 102 आ जाए। तो 51 तो नहीं, ये तो सिंपल है 50 50 100 और 2 साइड में गुणा कर लेते हैं, 51 को 2 से करेंगे 2 एकम 2 5 10 कितना आ गया 102। तो क्या बचेगा रिमाइंडर में 0 बचेगा, क्यों क्योंकि 102 तो ये पहले से हो चुका है, ठीक है। तो शेष पर हमारा 0 आते हैं, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ शेष पर 0 प्राप्त होता है। हमारा शेष पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या मिल गया HCF बराबर के जस्ट आगे वाली संख्या क्या होती है HCF। अतः HCF कितना होगा 51 होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कर देता हूं मैं, थोड़ा इरेज कर देता हूं इसको। हाँ तो क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है यदि संख्या 408 और 1032, आपको दो संख्या दे रखी है, एक तो 408 और 1032, यदि इनका HCF, ये बोल रहा है अगर आप इनका HCF निकालते हो, ठीक है, यदि इनका HCF 1032 इंटू x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में लिखा जा सके, के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा ना, जो भी आए हमें फिलहाल पता नहीं क्या निकाला है, वो HCF इनके रूप में लिखा जा सकता है, यानी जो HCF आएगा वो इसके क्या होगा बराबर होगा। तो आपको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको इन दोनों का HCF ज्ञात करना होगा। इन दोनों का आपको क्या करना होगा HCF ज्ञात करना होगा। वो कैसे करेंगे हम युगल विभाजन परिमेय से करेंगे। तो आप हमारे पास 1032 है वो बड़ी है और 408 है वो क्या है छोटी संख्या है, ठीक है। ए हमारे पास 1032 हो गई इज इक्वल टू 408। 408 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1032 हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा 1032। तो 4 3 12, 12 यानी 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा लगभग इतना आ जाएगा। तो हम क्या दे लेते हैं साइड में भाग दे लेते हैं किसका
1032 में 408 का भाग कितनी बार? 2 बार। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो हमारे पास बचेगा 32 में से 16 गए 16, 10 में से 8 गए 2, 2 से 16 हमारे पास y बचेगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को तो गुणा करके और इसको ऐड करके लिखते हैं। तो 408 × 2 + 216, ठीक है। यहाँ पे हमारा r0 नहीं है तो फिर से यूक्लिड डिवाइजर में लगाएंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ हमारा r0 नहीं आता है। 408 और 216 कर 408 × 216 कर यूक्लिड डिवाइजर में से, तो 408 हमारा a हो गया, 216 इनटू, अब देखो 216 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 को 432 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 408 ही है तो कितनी बार करना पड़ेगा? 1 बार, प्लस रिमाइंडर में देखो आपके पास कितना बचेगा? 208 में से 216 माइनस करो, क्यों? क्योंकि हम 408 में भागिस कर रहे हैं 216 का, जो कि कितनी बार जाने वाला है? 1 बार, तो आपके पास बचेगा 8 में यानी 18 में से 16 गया 8 में से 6 गया, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पे आपके पास 0 0 यानी इधर से लेगा ये कैरी, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9। यहाँ पे आपके पास क्या है? 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 192 में आपके पास शेष बचता है। इन दोनों को तो गुणा करके लिखते हैं और ये ऐड कर देते हैं, 216 × 1 और 192 में मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब भी आपका r क्या नहीं है? 0 नहीं है। इसका मतलब आपको प्रोसेस फिर से आगे बढ़ानी होगी। आपको क्या करना होगा? 216 और 192 का फिर से यूक्लिड डिवाइजर प्रमेय का उपयोग करना होगा। करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 216 = 192 इंटू, एक बार ये होगा क्योंकि 192 और ये लगभग पास ही, या फिर आप भाग देके देख लेना। इसमें 216 में 192 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा 192 आएगा, 6 में से 2 गए कितने बचेगा आपके पास? 4। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 11, 11 में से 9 2, 24 हो गए। इसमें इसको डाल दे, कितना बचा? 24। 24 को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर भी आपका r क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो स्टेप और भी आपको इसमें लिखनी होगी। क्या बोलोगे आप? यहाँ भी r ≠ 0 है, अतः किस किस पर? 192 और 24 पर, b और r पर। 192 व 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 192 और 24 पे क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 192 = 24 इंटू 24 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करोगे 192 आ जाए, तो हमारे पास 4 है, 4 का बराबर के देख लेते हैं हम, 2 कब आता है? तो 8 24 32, इसको लगभग 8 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 832, 8 दूनी 16 और 3 192, तो कंप्लीट आ गया। कितना आ गया? 192, यानी कि आप ऐड क्या करोगे? यहाँ पे 0 ऐड करोगे, या फिर ऐसे नहीं समझ में आता, आप क्या करोगे? 192 में 24 का भाग दोगे, ये कितनी बार जाने वाला है? 8 बार जाने वाला है। कितना आ जाएगा? 192। इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं, 24 × 8 प्लस 0 का 0। अब देखो यहाँ पे हमारा r क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। 0 आ चुका है, हम क्या बोलेंगे? यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होता है? शेषफल 0 प्राप्त होता है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जस्ट बराबर के आगे वाली, यानी ये जो b होता है वो क्या होगा? हमारा HCF होगा। HCF कितना आ रहा है हमारा? 24। अब इस क्वेश्चन में हमें HCF ज्ञात नहीं करना था, क्या ज्ञात करना था? x की वैल्यू ज्ञात करनी थी हमें, ठीक है। हमें HCF ज्ञात नहीं करना था। HCF की हमें जरूरत पड़ी किस लिए? कि ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? इन दोनों के HCF के बराबर होगी। हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इन दोनों के HCF इन दोनों के HCF के बराबर रख देंगे, यानी इन दोनों संख्या को जो HCF आने वाला है, इन दोनों संख्या वो HCF किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो इनका HCF हमारा कितना है? 24 है। ये 24 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर में क्या लिख देता हूँ? 24, और ऊपर हम क्या लिख देंगे? पर्सन अनुसार। ये बात कौन बोल रहा है? पर्सन बोल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हमें क्या भेजना पड़ेगा? आगे भेजना पड़ेगा। भेजते ये यहाँ पे माइनस का, आगे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 24 प्लस गुणा कर देते हैं इसको, 8 × 40, 500 पे 20, यहाँ पे क्या बचा? 1032 x, ठीक है। यहाँ पे ये बचेगा, इसको मैंने आगे भेज दिया गुणा करके, इसको गुणा कर दिया मैंने 5 से, इसको क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और इसको आगे भेज दिया। यहाँ पे माइनस का था, आगे जाके किसका हो गया? प्लस का। इन दोनों को हम जोड़ते हैं
40 में 24 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 2064। यहाँ पे देखो हमें तो x का मान डालना है, तो ये x के क्या गुणा में, ये x के क्या गुणा में आगे जाके भाग में चला जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 1032। यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला x का मान जो होता है 32 × 64 10 × 20, यानी हमारा भाग कितने में जाएगा, यहाँ पे 2 पर, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन में हमें x का मान ज्ञात करना था, जो कि हमने कर दिया है। कितना है हमारा 2 आया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखने वाले, जो हमने एग्जांपल नंबर 1 2 और 3 पहले देखे थे वो अलग एग्जांपल थे, इसी एक्सरसाइज में फिर से एग्जांपल नंबर 1 2 और 3 है। तो अब आगे हम देखने वाले हैं जो फिर से एग्जांपल नंबर 1 2 3 है, उनके बारे में क्या करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हाँ, आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में आपको बोल रखा है कि 81 और 237 का जो HCF है वो आप याद करो वंश विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से याद करो, या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम लगानी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको लगानी है। उससे आपको क्या याद करना है, HCF याद करना है किसका, 81 और 237 का। तो आप क्या बोलोगे, 237 बड़ा है किससे, 81, इन दोनों पे हम क्या लगाने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने वाले हैं। प्रमेय क्या बोलती है, a इज इक्वल टू a, यानी कि 237 इज इक्वल टू b इंटू bq प्लस r होता है। तो आपको क्या करना है, 237 में भाग देना है किसका, 81 का। 237 में किसका भाग देना है, 81 का। कितनी पर जाएगा, तो ये 8 8 2 16 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 2 पर जाएगा 8 3 16, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 8 2 16। तो आपके पास क्या बचेगा, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे आपके पास बच जाते 3 में से जाते नहीं, इससे उधारी देगा, 13 में से 6 गए 7, तो आपके पास क्या बचेगा 75, ठीक है। तो आप कैसे देख सकते हो, 81 इंटू 2 प्लस 75। यहाँ पे आपका r क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए आप क्या बोलोगे, यहाँ r 0 नहीं है। अतः आप b और r यानी कि 81 व 75 पर आप क्या लगाने वाले हो, यूक्लिड विभाजन पर फिर से लगाने वाले हो, यानी ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 75 एकम 75, तो कितना कम रहेगा, इससे 5 हो जाएगा 6 कम रहेगा, ठीक है। 75 इंटू 1 प्लस 6, ये भी कितना होगा 81, ये भी क्या होगा 81, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब आपको 75 और 6 पर फिर से क्या लगाना होगा, यूक्लिड विभाजन पर में लगानी होगी। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ भी अपना r 0 नहीं है, अतः 75 और 6 पर फिर से क्या लगाने पर यूक्लिड विभाजन पर में लगानी चाहिए। ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 6 इंटू, अब 6 को मैं किससे गुणा करूं कि लगभग 75 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे, भाग दे दो, 75 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6 बच गया 1 5 6 दूनी 12, तो हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा 3। हम इसको क्या लिखते हैं, गुणा करके लिखते हैं, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 3, तो 6 इंटू 12 प्लस 3। यहाँ पर भी अपना r क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो हम फिर से क्या बोलेंगे, यहाँ भी अपना r 0 नहीं है, अतः 6 और 3 पर 6 और 3 पर क्या लगाने पर, यूक्लिड विभाजन पर में लगाने पर ये क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब 3 को इसी संख्या से गुणा करो कि लगभग क्या आता है 6, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, प्लस क्या करना है आपको ऐड करना है, कुछ बचा ही नहीं तो आप क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे। तो यहाँ पर आपका r है वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो इसलिए आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः, या फिर यहाँ शेष बल क्या प्राप्त होता है, शेष बल 0 प्राप्त होता है, इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा, अतः HCF कौन होता है, जस्ट बराबर के आगे वाली संख्या नहीं है, जो b होता है ये क्या होता है HCF, तो हमारा HCF कितना हो गया 3। इन दोनों का जो HCF है 81 और 237 का जो HCF है वो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब देखने वाले हम एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रखा है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, तो आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपको बोल रखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है। उस सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब जब कभी भी आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाए कि कहीं पर आपको समान भागों में बांटना है, तो आपको याद रखना है समान भागों में कौन बांटता है,
एचसीएफ बांटना है, तो बांटता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपको संख्या क्या रखी है उन दोनों का क्या निकालना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा। यानी कि आपको एक दे रखा है 616 और एक 32 टुकड़ियों के पीछे क्या करना है, हमको मार्च करना है। 616 तो सदस्य है, 32 टुकड़ी है, तो आपको ये बताना है कि एक टुकड़ी में कितने कितने सदस्य आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की एचसीएफ ज्ञात करोगे। एचसीएफ कैसे ज्ञात करनी है, विपरीत विभाजन परिमेय से। तो 616 ग्रेटर देन है 32। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 32 को ऐसी संख्या से गुणा करोगे लगभग कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। तो आप किससे गुणा करोगे, 32 को भाग में देख लेते हैं। 616 में 32 का भाग में लेते हैं, तो 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, 32 एकम 32। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए 2, आगे क्या 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग ऐसी संख्या से गुणा करो जो 296, तो 320, यानी 10 से गुणा करते हैं 320 होता है। तो हम पहले 9 से करके देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, यानी कि हमारे पास बचेगा 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर 8 में से 8 जाएंगे 0, ठीक है 8 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो 19 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है, हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करके लिखेंगे, इसको इससे गुणा करके और ये ऐड कर देंगे। 32 इंटू 19 प्लस ऐड क्या कर देंगे, नीचे वाला 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ जो r है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। हम क्या करेंगे, 32 और 8 पर फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, विपरीत विभाजन में चलाएंगे। हम क्या बोलेंगे, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 को लगभग ऐसी संख्या से गुणा करो 32 आ जाएगा। तो 8 कितना होता है 32, शेष में कितना आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 आती है, हमें आगे वाली कोई प्रोसेस नहीं करनी, यहाँ पर रुक जाना है। क्या बोलेंगे हम, अतः, या फिर हम बोलेंगे यहाँ शेष पर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यहाँ शेष पर शून्य प्राप्त होता है। जब शेष पर शून्य प्राप्त हो जाता है तो ये नीचे वाली स्टेप 3 और 4 नहीं करनी। ठीक है, शेष पर शून्य प्राप्त होते हैं, इधर करना है। शेष पर शून्य प्राप्त होते हैं, आप बोलोगे ये जो बराबर आगे वाली संख्या ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो अतः आपके पास एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया। एचसीएफ 8 आ गया, तो आप बता सकते हो कि जो 616 सदस्य वाली 32 सेना की टुकड़ियां बनेगी, उसमें एक जो टुकड़ी होगी उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 8 सदस्य हो सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, लास्ट में एक बड़ा सा और लिखना होगा आपको, अतः सेना टुकड़ी वह बैंड सदस्यों में अधिकतम 8 मार्च बनेगी। ठीक है, ये आपको लास्ट में फिर से लिखना होगा। अब हमने एग्जांपल नंबर 2 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब करने वाले हैं हम एग्जांपल नंबर 3। तो मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 3 में देखो आपको क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053, यानी आपको दो संख्या दे रखी है, एक है 245 और एक है 2053 को इस प्रकार विभाजित करके कि प्रत्येक स्थिति में आपके पास 5 क्या रह जाए, शेष पर रह जाए। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 में आपको 3 का भाग देना है, 3 का भाग देना, तो आप बोलोगे 3 3 9, यानी कि आपके पास एक क्या बच रहा है, शेष पर। मैं बोल रहा हूँ कि एक शेष पर बच रहा है ना, कि इस संख्या में से घटा दो, आपके पास क्या आएगा 9, 9 में से 9 घटाओगे क्या आ जाएगा 0। यानी अगर जो शेष पर बच रहा है वो हम पहले से ही घटा देते हैं, तो शेष पर का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो दो संख्या है ना, इनमें आप जो भी संख्या से आप भाग देने वाले हो, उस संख्या का भाग देने के बाद 5 क्या बचता है, शेष पर बचता है। दोनों में 5 क्या बचता है, शेष पर। मैं क्या करूंगा, उस शेष पर को पहले से ही हटा दूंगा, यानी हटाने के मतलब दोनों संख्याओं में से हम क्या घटा देंगे, 5 को पहले से ही घटा देंगे। 245 माइनस 5, तो आपके पास क्या बचेगा 240, और 2053 माइनस 5, तो आपके पास बचेगा 2048। तो अब मैं जो एचसीएफ निकालने वाला हूँ इन दोनों संख्याओं का निकालने वाला हूँ, जिससे कि मेरे पास डायरेक्ट एचसीएफ आ जाए, वो 5 जो शेष पर बच रहा था उसकी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे 240 और 2048 का।
इन दोनों संख्याओं का नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 हमारे पास क्या बचता है, शेष बचता है, जो कि मैंने पहले से माइनस कर दिया है। तो आपको ये दिखने के बाद इसके जस्ट नीचे ये दिखना होगा, फिर आपको स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा। आप क्या बोलोगे, 2048 ग्रेटर देन है किससे, 240 से, 2048 ग्रेटर देन 240 से। इस पे आप क्या अप्लाई करने वाले हो, यूक्लिड विभाजन पर में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। इन दोनों में आप क्या करने वाले हो, यूक्लिड विभाजन पर में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, a की वैल्यू 2048 बराबर 240 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 2048 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे, भागने के देखो, 2048 में हमें भाग किसका देना, 240 का। तो मैं इस संख्या को लगभग 10 से गुणा कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2400। तो इससे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आपको याद है तो पीछे हमारे पास इससे आया था 192 में क्या आया था, 24 को हमने 8 से गुणा किया था, तो हमारे पास क्या आया था 192, यानी 24 यहाँ पे 24 ही आगे एक जीरो तो एक जीरो लगा देंगे, तो 192 240 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला 1920। पीछे हमारे क्वेश्चन आया था, पीछे देख लेना आप कौन सा है, ठीक है। 24 को 8 से गुणा करते हैं 192 आता है, तो 240 को 8 से करेंगे तो 1900 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर 8 पर भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1920। रिमाइंडर में बचेगा हमारे पास 8, 4 में से 2 गया 2, 20 में से 19 गए 1, 128 हमारे पास क्या बच गया, शेष पद। इन दोनों को तो हम गुणा करके लिखते हैं और इसको नीचे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 240 × 8 प्लस 128, ठीक है। अब आर हमारे यहाँ पे क्या नहीं है, जीरो नहीं है, शेष पर क्या नहीं है, जीरो नहीं है, इसलिए हमें स्टेप को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये जो बी और आर है, दोनों को फिर से यूक्लिड विभाजन पर में लगाते हैं, यानी कि हम बोलेंगे 240 और 128 पर यूक्लिड विभाजन पर में से चलो लगाते हैं 240 और 128 पर। हम बोलेंगे 240 बढ़ा तो 240 इक्वल टू 128 इनटू 128 तो नहीं होता 256, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो बाकी कितनी बच जाएगा, 1 पर। तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, 112, जो कि क्या नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ भी r नॉट इक्वल 0 है, तो आप 128 और 112 पर फिर से क्या लगाओगे, यूक्लिड विभाजन पर में लगाओगे। 128 और 112 पर क्या लगाओगे, यूक्लिड विभाजन पर में लगाओगे। आप क्या बोलोगे, 128 बड़ी है, 128 इज इक्वल टू 112। अब देखो 112 128 से ये लगभग पास पास है, भाग 1 बढ़ जाएगा, या अगर साइड में हम भागने के देख लेते हैं 128 में 112 का भाग नहीं 1 बढ़ जाएगा, 112 1 में 112, 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे 6, 2 में से 1 गया 1, यानी आपके पास कितने बचेंगे 16। तो आप इसको किस लिखोगे, 112 × 1 प्लस 16, 112 × 1 प्लस 16, ठीक है। अब फिर से आपको वही प्रोसेस करनी है, क्यों, क्योंकि आपके पास r0 नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ भी r0 नहीं है, अतः 112 वह 16 पर क्या लगाने वाले, आप यूक्लिड विभाजन पर में लगाने वाले। तो आप बोलोगे 112 इज इक्वल टू 16 × 16 को इसी संख्या से गुणा करोगे 112 आता है, या अगर हम भागने के देखेंगे इसमें 112 में 16 का तो कितनी बच जाएगा, अच्छा की टेबल बहुत 6 36 7 के 42, तो 16 से कितना होता है 112 होता है, 7 6 42 7 में 4 7 1 7 4 11, ठीक है। 16 से कितना होता है 112, तो हम लिख सकते हैं 16 × 7 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर में अपना क्या है, नीचे 0 आया, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि हमारा जो HCF है वो बराबर क्या कर संख्या ये, हम बोलेंगे यहाँ से इसका शून्य प्राप्त होता है, इसलिए HCF कितना आ गया, 16 आ गया, ये लो अपना क्या आ गया HCF। अब ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर क्या बचता है, शेषफल 5 बचता है। हम लास्ट में अतः लगाकर क्या लिखेंगे, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 16 होगी। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 होगी, जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। आगे लिखो, लिख देना, वरना कोई बात नहीं। तो ये था हमारा ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जो कि क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तब तक के लिए, ठीक है।